नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनेस टुडे पे। मैं हूं सिद्धार्थ जराबी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपके लिए राजनीति। आज के इस एपिसोड पे बात करेंगे एक विषय की जो आपको चुभ रहा होगा। अभी नहीं, पिछले कुछ सप्ताह नहीं, पर शायद पिछले कुछ महीने और यूं कहा जाए तो पिछले साल से आपको ये मुद्दा चुभ रहा होगा और वो मुद्दा है महंगाई। और ये महंगाई जो एक व्यापक प्रकार की महंगाई है, आज आपके आमदनी पे और आपके खर्चे पे जो असर पड़ रहा है उस महंगाई का, आज उसकी बात करेंगे। और ये बात आगे बढ़ाने से के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कुछ आंकड़े हैं जिनसे महंगाई किस प्रकार बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, न केवल भारत में पर पूरी दुनिया में। और उसका एक सबसे बड़ा आंकड़ा जो महंगाई है खाने के आइटम्स में, जिसे फूड इन्फ्लेशन कहा जाता है। ग्लोबली 2020 के मध्य से, यानी जब कोविड फैलना शुरू हुआ और उसके कुछ महीने बाद से और आज तक अगर हम उसकी तुलना करें तो ये कहा जा रहा है आंकड़ों के मुताबिक कि जो पूरे विश्व में फूड प्राइसेस है, इसमें महंगाई लगभग 75% हो चुकी है। यानी दाम जो है वो इस मात्रा से बढ़े हैं और इसके कारण दबाव पड़ रहा है खासकर उन देशों में और उन लोगों पे जो उतने प्रॉस्परस नहीं हैं, यानी जिन्हें हम कहेंगे कि लोअर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो गरीब मुल्क हैं और जो ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी नहीं हुई है, वहाँ पे इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और अगर बात करें अमेरिका की, जो विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो 1981 से आप लगा लीजिए लगभग 40 साल से सबसे अधिक, इस पीरियड 40 साल के पीरियड में सबसे अधिक जो महंगाई की दर है वो इस समय पे अमेरिका में चल रही है। और उसके कारण भी बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ रहा है वहाँ की इकोनॉमी पे। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जो ये ग्लोबल फूड प्राइस इन्फ्लेशन है और जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उसमें जो हो रहा है उसके कारण शायद कहीं ना कहीं आने वाले महीने में कुछ समय में ओवरऑल ग्लोबल ग्रोथ पे असर पड़ेगा। पर वो विषय ग्लोबल ग्रोथ का है। बात करते हैं इंडिया की। और अपने देश में आपने देखा होगा कि महंगाई किस प्रकार से बढ़ रही है। नींबू 300 350 की खबर, टमाटर, प्याज और बाकी फूड प्रोडक्ट्स में, वेजिटेबल्स में और खाने वाले तेल में किस प्रकार की महंगाई बढ़ी है। आंकड़े जो कहते हैं कि मान लीजिए हम ऑयल की बात करें तो 19% की इन्फ्लेशन बताई जाती है। पर आप बाज़ार में जाएं, आप लोगों से बात करें और इस पे कई प्रकार की कमेंट्स आई है, तो कई लोग कहते हैं कि जो हमें चीज़ पसंद है, हमारा पर्टिकुलर ब्रांड है, वो तो लगभग 2 गुना हो गया। ये जो महंगाई की दर और उसकी जो आप इन्फ्लेशन रेट देखते हैं, ये एक बास्केट की दर निकाली जाती है। कई प्रोडक्ट्स में बहुत तेज़ी से इन्फ्लेशन होती है और उन आंकड़ों में आपको ना उलझाते हुए ये बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि जूता चप्पल, एडिबल ऑयल, वेजिटेबल्स और कई सारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड फूड आइटम्स भी जो हैं, उनमें बहुत तेज़ी से दाम बढ़ चुके हैं। और अगर आपके मन में ये प्रश्न आता है कि ये क्यों हुआ, तो हमें उसके लिए 2 साल पुराने सारी स्थिति का आकलन करना पड़ेगा। पर वो करने से पहले इस स्थिति को लेके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या सोच रहा है, इसको एक बारी सुन लेते हैं खुद गवर्नर शक्तिकांता दास की ज़बानी से। Supply disruptions have rattled commodity and financial markets. Given the significant share of the two economies engaged in war in global production and exports of key commodities like oil and natural gas, wheat and corn, palladium, aluminium and nickel, edible oil and fertilizers. I repeated this sentence so that there is clarity in, there is clarity in our communication. Global crude oil prices briefly crossed $130 per barrel, touching their highest level since 2008, and remain volatile at elevated levels despite some recent correction.
Global food prices, along with metal and other commodity prices, have also hardened significantly. Risk aversion towards assets of emerging market economies has increased, leading to large capital outflows and depreciating bias in their currencies, that is, currencies of the emerging market economies. These developments have, first, ratcheted up the projections of global inflation, which was already running well above the target in the major countries, and second, will produce sizable adverse impact on output across geographies. The geopolitical tensions have exacerbated at a time when the global economy was grappling with a sharp rise in inflation and consequent monetary policy normalization in major advanced economies. Global supply chain disruptions and input cost pressures are now expected to linger even longer. The resurgence of COVID-19 infections in some major economies in March and the associated lockdowns run the risk of further aggravating the global supply bottlenecks and input cost pressures. World trade and output and hence external demand are likely to be weaker than envisaged 2 months back. Overall, the external developments during the past 2 months have led to materialization of downside risks to domestic growth and upside risks to inflation. तो ये आरबीआई गवर्नर थे जिन्होंने एक इस विषय पे जो टिप्पणी की वो हमने आपको सुनाई। उन्होंने काफ़ी डिटेल प्रेस ब्रीफिंग की थी अभी जब हाल फिलहाल में पहली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू था इस साल का। अब फिर से जून में आरबीआई मुखातिब होगी हम सब लोगों से जब सेकंड पॉलिसी रिव्यू होगा। और बहुत लोग कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन अब बढ़ रही है और जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन के लगभग 7% के करीब पहुंच रही है 6.95। और ये आरबीआई के जो टॉलरेंस बैंड का अपर लिमिट है, यानी आरबीआई जो मानता है कि 6% से अधिक इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए इकोनॉमी में, उससे काफ़ी अधिक है। तो जून में शायद एक्शन लेगी। और अगर हम आंकलन करें कि ये क्यों हुआ, पिछले 2 साल में सारी स्थिति अगर हम देखें तो आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जब इकोनॉमी लॉकडाउन के बाद बिल्कुल बंद हो गई, दुनिया में कई अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई, इंडिया में भी नेगेटिव में चला गई हमारी ग्रोथ रेट, तो इन्फ्लेशन कहाँ से आई? जब सामान बन ही नहीं रहा था, खरीदारी नहीं थे, बाहर जा नहीं रहे थे, तो मुद्रास्फीति क्यों बढ़ी? तो इसके पीछे कारण बड़े कॉम्प्लेक्स हैं और अगर इनको हम आसानी से समझने और समझाने का प्रयास करें तो मैं इसको 3 भागों में बांटूंगा। पहला, अर्थव्यवस्था की जो एक नॉर्मल चलने की प्रक्रिया होती है और अर्थव्यवस्था में बहुत सारे घटक होते हैं, अलग अलग अपना काम करते हैं और उनका मिला जुल का जो काम होता है उसका असर निकलता है ग्रोथ में, आउटपुट में। वो सारी स्थिति लॉकडाउन्स के बाद चरमरा गई। बहुत सारी बड़ी फर्म्स थी जिनके पास इतने साधन थे कि वो उस लॉकडाउन में से निकल पाए। कई छोटी फर्म्स, मध्य साइज की फर्म्स, इनफॉर्मल सेक्टर की फर्म्स ऐसी थी जो उस सारे प्रोसेस में से निकल नहीं पाए। आपने देखा होगा कि कैसे वर्कर्स वापस चले गए गांव में, तो उन फर्म्स के पास लेबर की भी शॉर्टेज हुई, फाइनेंस की शॉर्टेज हो गई, खरीदारों की शॉर्टेज थी, बिजली किराया ये सब वाला प्रेशर आया, लोन्स पे डिफ़ॉल्ट होना शुरू हुई। सरकार ने काफ़ी मदद की, मॉरेटोरियम भी दिया लोन्स पे, आरबीआई ने कई सारी चीज़ें की, तो हम उसमें से बच के निकले। पर ये व्यापक स्तर पे पूरी दुनिया में हुआ, तो इसे कहा जाता है सप्लाई डिसरप्शन हुआ। उस सप्लाई डिसरप्शन से पहली मार लगी इन्फ्लेशन पे। दूसरी मार जब लगनी शुरू हुई, जब वापस अर्थव्यवस्थाओं को खोला गया लॉकडाउन में से, तो डिमांड जो रुकी पड़ी थी, अब मान लीजिए 3-4-6 महीने आपने कोई खरीदारी नहीं की, आपका कोई सामान खराब हो गया, घर पे मिक्सी खराब हो गई, और भी कई सारी चीज़ें थी जो आपने सोचा कि चलो अभी काम चल रहा है। जब अर्थव्यवस्था खुली, दफ्तर जाने लगे, बिजनेस खुली, दुकान खुलने लगे, रेस्टोरेंट, होटल, एयरलाइन चलने लगी, तो कई प्रकार की प्रोडक्ट्स की डिमांड आई। अब एक आपको मैं एग्जाम्पल और देता हूँ। कोविड के डर के कारण जो ओला उबर टाइप शेयर्ड कैब सर्विस है, उससे लोगों ने थोड़ा किनारा लेना शुरू किया कि यार अपनी गाड़ी ले लेते हैं, सेकेंड हैंड ले लेते हैं, क्यों ऐसी गाड़ी में जाए, पता नहीं कितने लोग उसमें दिन भर बैठे होंगे, क्या इन्फेक्शन का क्या डर होगा।
तो जब सेकेंड हैंड गाड़ी और नई गाड़ियों के लिए लोग निकले बाहर, तो एकदम से फैक्ट्रीज पे डिमांड का प्रेशर आया। उन फैक्ट्रीज ने अपनी प्रोडक्शन को कम कर दिया था, कई जगहों पे अपने वर्कर्स की भी छटनी हुई थी, ओवरऑल मैं बता रहा हूं। तो सडनली प्रेशर आया कि लाओ भैया गाड़ियां बना के दो। सेकेंड हैंड कार्स का आपने देखा होगा कि प्राइसेस बढ़ने शुरू हुए, मिलना कम हो गई, जबकि पहले सेकेंड हैंड कार्स के दाम टूटना शुरू हो गए थे। तो ये एक दूसरा टाइप का डिमांड प्रेशर भी आया, सप्लाई डिसरप्शन हुई, डिमांड प्रेशर हुआ। फिर आपने बार बार एक शब्द सुना होगा, कई लोग आप में से जो गाड़ी की बुकिंग पिछले 1-2 साल में, 1 साल में खासकर जिन्होंने की होगी, कि भैया 3 महीने भी नहीं, 6-6 महीने, 8-8 महीने आपके फेवरेट मॉडल के लिए वेट करना पड़ रहा है। तो आपको बोला गया होगा जी सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है, पार्ट्स की शॉर्टेज है। तो ये भी एक समस्या हुई, दुनिया में सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज हुई। ये एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको सप्लाई साइड डिसरप्शंस की। अब फिर से स्थिति सुधरी, और स्थिति सुधरने के बाद रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया। अब उस आक्रमण का नतीजा क्या निकला? उस आक्रमण का नतीजा कई प्रकार का निकला। सबसे बड़ा ये कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं उनमें बहुत बड़ी एक प्रेशर आ गई, और उसका डायरेक्टली इंडिया में और इंडिया की इन्फ्लेशन पे डायरेक्ट असर पड़ता है। आपने देखा पिछले दिनों में 10 रुपये पेट्रोल डीजल बढ़ चुका है, गैस जो कंप्रेस नेशनल CNG है और PNG, दोनों प्रकार के गैस में दाम बढ़ाए गए हैं। तो आपके घर पे चूल्हे का भी कॉस्ट बढ़ रहा है, और आपको ट्रैवल करने का ओला उबर का भी कॉस्ट बढ़ रहा है। ओला और उबर अब आपके दाम बढ़ रहे हैं, तो इसके कारण एक असर आया। फिर एक और जैसे मिसाल लें यूक्रेन से हम लगभग $1 बिलियन का सनफ्लावर ऑयल हर साल इंपोर्ट करते थे। तो यूक्रेन अभी बिल्कुल कट चुका है ग्लोबल इकोनॉमी से, वहाँ बमबारी हो रही है, तो एक्सपोर्ट होने का सवाल ही नहीं, उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई है। तो हमारे यहाँ पे इसलिए खाद्य तेलों के दाम एकदम से बढ़ गए हैं। तो ये जो इन्फ्लेशन का अब दौर चल रहा है, ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, और जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, दुनिया भर में इन्फ्लेशन है। RBI गवर्नर साहब की भी आपने कमेंट सुनी है। तो कुल मिला के जो अब स्थिति बन रही है कि अगले 3-4 महीने में इन्फ्लेशन का एक डर बना रहेगा, और उसका अर्थव्यवस्था पे, आपके घरेलू बजट पे, आपके इंटरेस्ट इनकम पे, और ओवरऑल जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस पे एक असर आएगा। अब सरकार पे प्रेशर बनेगा कि वो कुछ आइटम्स में प्राइस कंट्रोल्स और ज़्यादा प्राइस ना बढ़ने दे। आपने देख लिया, फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने बंद हो गए, और अगर आप सोच रहे हो कि इससे आपको रिलीफ मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। पर ऐसी सारी अब स्थिति, और फाइनली रिजर्व बैंक पे प्रेशर पड़ेगा ब्याज दरों को बढ़ाने का, जिसका अगेन एक नेगेटिव असर पड़ता है इकॉनमी पे। तो आने वाले दिनों में ये एक स्थिति नई बन रही है। इसको लेके आज हमने चर्चा की। अगर आपको इस विषय पे कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।